हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वंशागति के सिद्धांत एवं विभिन्नताएं, इस चैप्टर के अंदर हम मेंडलवाद के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी मेंडल के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे और उन कार्यों के द्वारा वंशागति के संबंध में कौन कौन से नियमों का प्रतिपादन किया है। मेंडल के बाद में अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा इस क्षेत्र में कार्य किए गए और मेंडल के कार्यों में कुछ संशोधन किया गया, तो उसे हम मेंडल के नियमों के अपवाद के रूप में पढ़ेंगे। तो आज हम मेंडल के कार्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 5 है और इसमें हम मेंडल वाद, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि इस आनुवंशिकी के संबंध में या वंशागति के संबंध में सबसे पहला जो कार्य प्रारंभ किया गया था वो ग्रीगोर जोहान मेंडल के द्वारा किया गया था। तो इसमें देखिए, हम मेंडल के जीवन के बारे में सामान्य रूप से कुछ परिचय पढ़ते हैं, जो कि ज़्यादा डिटेल में नहीं होता है हमारे एनसीईआरटी में, केवल कि इनका जन्म जो है वो 1822 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1884 में हुई थी। ये एक किसान परिवार के जो सदस्य थे और इन्होंने एक पादरी के पद पर रहते हुए लगभग 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर अर्थात पाइसम सटाइवम पौधे पर प्रयोग किए। इनके द्वारा जो कार्य किए गए थे उनको एक पत्रिका के अंदर प्रकाशित करवाया, जो कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ब्रुन नाम की संस्था थी। उसकी जो पत्रिका चलती है वंशागति से संबंधित प्रयोग, उसमें वार्षिकी के अंतर्गत इनको छपाया गया था। लेकिन उस समय किसी भी वैज्ञानिक का या किसी भी व्यक्ति का विशेष रूप से इन पर ध्यान नहीं गया और मेंडल के मरने के यानी उनकी मृत्यु के लगभग 16 वर्ष बाद और प्रयोगों के लगभग 35 वर्ष बाद, जब 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों के द्वारा उनके कार्यों को दोबारा से देखा गया और अपने अपने अलग अलग यानी जीवों पर प्रयोग किए गए, तो पाया गया कि मेंडल के द्वारा किए गए कार्य जो है वो बहुत ही ठीक थे और वो सर्वमान्य नियम थे। तो 3 वैज्ञानिक जो थे वो ह्यूगो डी व्रिस थे, कार्ल कॉरेंस थे और वॉन शेरमार्क थे। तो देखिए, मेंडल ने, अब इसमें मुख्य रूप से पूछा जाता है भाई मेंडल क्या थे, तो इसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ये सिंपल बात है, आप छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इन्होंने सबसे पहले ये आनुवंशिकी से संबंधित अपने प्रयोग किए। इन्होंने उद्यान मटर यानी पाइसम सेटाइवम नामक जो पादप है उस पर प्रयोग किए गए। तो इसमें एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भाई इन्होंने मटर के पादप को क्यों चुना। तो इसमें आपको सादा मैं बता चुका हूं पहले भी, एक बार फिर बता दें कि देखिए इसलिए चुना कि ये पादप छोटा होता है, कम स्थान पर इसे उगाया जा सकता है, साथ में इसका जीवन काल कम समय का होता है। तो ऐसी स्थिति में कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, यानी ये 1 वर्ष से भी कम समय का जीवन काल होता है इसका। तीसरी बात, इसके पुष्प की जो बनावट है, संरचना है, वो इस प्रकार की है कि इसमें जब हम शुद्ध पौधा तैयार करना चाहते हैं तो स्वपरागण आसानी से हो जाता है, और जब संकरण कराना चाहते हैं यानी अशुद्ध पौधा तैयार करना चाहते हैं तो पर परागण की क्रिया भी आसानी से हो जाती है। तो ये कारण है। साथ में मटर के पौधे के अंदर अनेक लक्षण विकल्पी युग्म पाए जाते हैं, यानी ऐसे कई लक्षण पाए जाते हैं जिनके
विकल्प होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं। तो उनमें से इन्होंने अपने प्रयोग के लिए 7 लक्षणों को चुना था और ये 7 लक्षण पाया जाना ये मटर के पौधे की विशेषता थी। तो एक तो ये प्रश्न बनता है। दूसरा आता है कि मटर के यानी 7 युग्म विकल्पी लक्षण। तो यह पूछा जाता है कि मेंडल के द्वारा जो 7 युग्म विकल्पी लक्षणों को चुना था वो कौन कौन से थे। तो इसमें हम भी इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि एक तो पौधे की ऊंचाई होती है कि भाई पौधा जो है लंबा है या बौना है। दूसरा है बीज की आकृति। तो इसमें एक तो होते हैं गोल आकृति और एक होती है झुर्रीदार आकृति। एक होता है बीज पत्र का रंग। तो बीज पत्र का रंग जो होता है ये पीला और हरा। इसी प्रकार से इनकी जो फल है, लेग्यूम होती है फली, वो फूली हुई होती है या पिचकी हुई, ये भी एक लक्षण है। इसके अलावा पुष्प का रंग बैंगनी है या सफेद है, ये भी एक लक्षण है। इसके अलावा पुष्प जो है अंतस्थ है या कक्षस्थ है, ये भी, यानी इस तरह से 7 लक्षण युग्मों को इन्होंने अपने प्रयोग के लिए चुना था। अगला इसमें पूछा जाता है कि सफलता के कारण। सफलता के कारण। तो मेंडल की सफलता के क्या कारण रहे। तो इन कारणों में सबसे पहला कारण तो यह कि मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चुनाव करना, यही सफलता का पहला कारण रहा है। दूसरा कारण रहा है कि मेंडल के द्वारा पहले एक लक्षण की वंशागति के बारे में अध्ययन किया गया और जब एक जैसे परिणाम प्राप्त हुए तो उसके बाद दो दो लक्षणों को लेकर के और वंशागति प्रयोग किए गए। तो ऐसी स्थिति में मेंडल अपने द्वारा किए गए प्रयोगों के निष्कर्षों को बहुत ही आसानी से समझा सका। इसके अलावा सफलता का एक कारण रहा कि मेंडल ने जो परिणाम थे अपने प्रयोगों के, उनका जो विश्लेषण किया वो सांख्यिकी के आधार पर किया, गणितीय और सांख्यिकी आधार पर, यानी उन्होंने अनुपातों के रूप में, परसेंटेजों के रूप में उनके रिजल्ट दिए। तो इससे कहीं कोई समस्या नहीं आई और सफल रहे। साथ में मेंडल की सफलता का एक कारण था कि इन्होंने जो भी कार्य किया वो लिखित रूप में रखा और उसका अच्छी तरह से उन्होंने कैलकुलेशन करके और उसका विवरण दिया। साथ में एक और कारण रहा, मेंडल भाग्यशाली रहे कि इन्होंने जो 7 लक्षण चुने थे, ये 7 ही लक्षणों के कारक जो हैं ये अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित थे, यानी कोई भी लक्षण जो है इसमें सहलग्न लक्षण के रूप में नहीं था। तो ऐसी स्थिति में इनके जो परिणाम थे वो सब में एक समान आए। ठीक है, तो ये सफलता के कारण रहे। अब आता है मेंडल के कार्य। कार्य देखिए, इन्होंने सबसे पहले एक संकरण कराया। एक संकरण का मतलब होता है कि इन्होंने एक लक्षण को लेकर के वंशागति के प्रयोग कराए। जैसा कि हमने आपको उदाहरण के देकर के समझाया था कि लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया और F1 पीढ़ी प्राप्त की, और उस F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त हुए उनसे स्वयं परागण के द्वारा F2 पीढ़ी प्राप्त की, और जो F2 पीढ़ी प्राप्त की उसके अंदर इन्होंने लक्षण प्रारूपी अनुपात देखा। तो वो अनुपात था 3:1, और जीन प्रारूपी जो अनुपात था वो था 1:2:1। ठीक, और ये सभी लक्षणों के लिए इन्होंने प्रयोग करके देखा तो एक समान रिजल्ट आए, और इस एक संकरण प्रयोग से इनके द्वारा दो नियमों का प्रतिपादन किया गया। एक तो था प्रभाविता का नियम और दूसरा है बीज संयोजन का नियम।
इसके बाद मेंडल ने द्विसंकर संकरण प्रयोग कराए। देखिए, इस एक संकर संकरण प्रयोग को कहते हैं एक जीन वंशागति प्रयोग, और द्विसंकर संकरण प्रयोग को कहते हैं दो जीन वंशागति प्रयोग। तो मेंडल ने जब एक संकर संकरण प्रयोग सफल हो गए तो उसके बाद दो लक्षणों की वंशागति को एक साथ लेकर के प्रयोग कराए, और इस प्रयोग के बारे में भी हम आपको डिटेल से समझा चुके हैं कि इसमें इन्होंने जो दो लक्षण एक साथ लिए, तो उसमें हमने सबसे पहले उदाहरण के रूप में बताया था कि एक तो ऐसे पौधे लिए जिनके बीजों की आकृति गोल थी और साथ में बीज पत्रों का रंग पीला था। दूसरे ऐसे पादप लिए जिसकी बीज की आकृति झुर्रीदार थी और बीज पत्र का रंग हरा था। दोनों समयुग्मजी पादपों को लेकर के हमने क्रॉस कराया, जिससे F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, और F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे जो थे वो गोल आकृति एवं पीले बीज वाले प्राप्त हुए थे। और उसके बाद इन्होंने उस F1 पीढ़ी के पादपों से स्वयं परागण के द्वारा F2 पीढ़ी प्राप्त की, और F2 पीढ़ी प्राप्त करने पर इन्होंने देखा कि इसमें जो लक्षण प्ररूपी अनुपात आता है वो 9:3:3:1 आता है। तो इस तरह से इस द्विसंकर संकरण प्रयोग के द्वारा इनके द्वारा एक नियम का प्रतिपादन किया गया है, उसे हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस तरह से मेंडल के ये जो कार्य किए गए हैं, क्योंकि ये यहां हमारी एनसीईआरटी में इनको ज्यादा डिटेल में नहीं चलाया जाता है, मेनली तो इनके कार्यों के बाद की बात ज्यादा चलाई जाती है, यानी इनके अब बाद क्या है। तो यहां ये 3 नियमों का प्रतिपादन मेंडल के द्वारा किया गया था। अब देखिए, मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल के द्वारा अपने जो कार्य किए गए उन कार्यों के आधार पर इन्होंने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, और ये नियम केवल मटर के पौधे पर ही लागू नहीं होते, ये समस्त प्राणियों पर भी लागू होते हैं, पादपों पर भी लागू होते हैं, और ये एक प्रकार से कह सकते हैं वंशागति के सिद्धांत हैं। अब इसमें पहला नियम जो है वो है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, और दूसरा है विसंयोजन का नियम। देखिए, ये दोनों नियम हैं, इनका प्रतिपादन एक जीन वंशागति से किया गया, यानी एक संकर संकरण से। पूछा जाता है एक जीन वंशागति से कौन कौन से नियमों का प्रतिपादन किया गया, तो वो 2 नियमों का प्रतिपादन किया गया है। अब ये नियमों के बारे में भी हम बता चुके हैं, आपको एक बार रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए ये मेंडल्स लॉ, मेंडल्स का नियम। सबसे पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, अर्थात प्रभावी होना। अब देखिए, इसमें मेंडल के द्वारा, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, नहीं तो और बड़ा कर देता हूं इसे। देखिए कि जब मेंडल ने द्विपर्यायसी अर्थात भिन्न भिन्न लक्षणों वाले समयुग्मजी यानी कैपिटल डबल टी और डबल स्मॉल टी वाले पादपों में जब संकर संकरण करवाया, तो इस क्रॉस में मेंडल ने एक ही लक्षण प्रदर्शित करने वाले पादपों का ही अध्ययन किया। यानी एक ही लक्षण, जैसे पौधे की लंबाई ले रहे हैं हम, या पुष्प का रंग ले रहे हैं, या फिर इसके अलावा बीज की आकृति ले रहे हैं, या बीज पत्रों का रंग ले रहे हैं, तो एक ही लक्षण को लेते हैं, तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। तो उसने पाया कि एक प्रभावी लक्षण अपने
आपको अभिव्यक्त करता है और एक अप्रभावी लक्षण अपने आप को छिपा लेता है, इसी को हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक है, और इस नियम को मेंडल का प्रभाविता का नियम कहा जाता है। तो इसे हम यूं कह सकते हैं कि जब किसी भी लक्षण के दो समयुग्मजी जीवों का क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, और जो प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो प्रभावी के द्वारा अप्रभावी लक्षण को प्रकट होने से रोक देना प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो यह नियम आप याद रखिएगा। तो यह पहला नियम है। अब आता है यह मेंडल का दूसरा नियम है, जिसे हम कह सकते हैं बीज संयोजन का नियम। अब देखिए, इसमें पृथक्करण का नियम भी कह सकते हैं इसे, या बीज संयोजन का नियम, या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। युग्मक निर्माण के समय देखिए, हमने आपको बताया था कि जब युग्मकों का निर्माण होता है तो दोनों कारक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और युग्मकों में केवल एक ही कारक उपस्थित होता है। तो देखिए, इसमें युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्म विकल्पी अलग हो जाते हैं, अर्थात एक युग्मक में सिर्फ एक ही विकल्पी पाया जाता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। युग्मक किसी भी लक्षण के लिए सदैव क्या होता है? शुद्ध होता है, यानी इसमें कभी भी दो कारक उपस्थित नहीं होते हैं। तो यह हो गया बीज संयोजन का नियम। अब आता है तीसरा नियम। अब ये जो तीसरा नियम होता है, यह नियम जो है इसका प्रतिपादन किया गया है द्विसंकर संकरण प्रयोग से, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये जो नियम है, ये द्विजीन वंशागति। इसमें देखिए, यह कहा गया कि जब दो लक्षणों के कारक जो होते हैं वो एक साथ जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो एक कारक दूसरे लक्षण की वंशागति को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है, अर्थात एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जैसे हमने कहा कि पीलेपन का जो लक्षण था वो गोल बीज से अलग हो जाता है, और गोल झुर्रीदार वाला जो बीज की आकृति है वो हरे बीज पत्रों से अलग हो जाती है। और इस तरह से दो समयुग्मजी जीवों को लेते हैं तो चार प्रकार के लक्षण प्रारूपी पादपों की उत्पत्ति हो जाती है, जिनका अनुपात 9:3:3:1 होता है। तो देखिए, इसके ये है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये पूछा जाता है ज्यादातर आपसे। देखिए, इसमें इनको हटा दें, वाली दिख रहा होगा। तो देखिए, यह नियम सबसे पहले स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एरस्मेंट। यह नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित होता है। देखिए, हमने यह बात आपको पहले ही बता दी, दो लक्षणों की वंशागति पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार किसी भी द्विसंकर संकरण में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। यानी जैसे हमने उदाहरण में दिया था बीज की आकृति और बीज पत्र का रंग, तो वो एक दूसरे से अलग होकर के होती है, अर्थात एक लक्षण के युग्म विकल्पी दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पी से युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से पृथक एवं पुनर्व्यवस्थित होते हैं। यानी एक दूसरे से पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। यही कारण है कि हम अपने माता पिता से लक्षण प्राप्त करते हैं तो कोई लक्षण हमारे पिता का आ जाता है और कोई लक्षण मां का आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि माता लंबी है और पिता बौना है तो दोनों का मिक्स रूप मीडियम हो जाएगा, या तो पिता को जाएगा या माता को जाएगा। यानी दोनों में से एक कारक जो है अपनी अभिव्यक्ति करेगा, दूसरा अभिव्यक्ति नहीं करेगा। तो यहां देखिए, इस
स्वतंत्र अभ्यून के नियम के कारण ही द्विसंकर संकरण जो प्रयोग होता है उसमें लक्षण प्ररूपी यानी फिनोटाइप अनुपात जो होता है वो 9:3:3:3:1 प्राप्त होता है। तो इस तरह से देखिए हमने आज मेंडल के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनके सभी चीजों के बारे में पढ़ा है कि मेंडल ने कौन कौन से नियमों का प्रतिपादन किया, किस तरह से प्रयोग किया, और अब हम पढ़ेंगे मेंडल के नियमों के अपवाद, अर्थात जो मेंडल के बाद में जो वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग किए गए तो वहां पर पाया गया कि कुछ नियम मेंडल के जो नियम है वो लागू नहीं होते हैं, अर्थात उनका अपवाद हो जाता है। तो इस तरह से देखिए आप ये तीनों नियमों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और इनमें से पूछा जाता है, इनके अपवाद के बारे में हम कल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप घर रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और लगातार हम जो बता रहे हैं उसको आप पढ़ते रहिए, नोट्स भी करिए, तैयार करिए, और अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके।